हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण। आज है डे 39। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 39 कक्षा 9 गणित का है। अध्याय 6 का आज पहला दिन है। तो रेखाएं और कोण, ठीक है। मैंने इस पूरे अध्याय को पढ़ा, काफ़ी अच्छा अध्याय है। ये लॉजिकल अध्याय है आपका, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी लॉजिक लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग लगेगी आपकी कुल मिला के ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। तो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आपने कुछ अभिकरितों एक्सियम्स का भी अध्ययन किया है और उनकी सहायता से कुछ अन्य कथनों को सिद्ध किया है। इस अध्याय में आप कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, और कोणों के उन गुणों का भी अध्ययन करेंगे जब एक रेखा दो या अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुल मिलाकर आप कोण और रेखाओं के बारे में पढ़ोगे। मतलब कोण, इस पूरे चैप्टर में एंगल्स, ठीक है, कोणों का काफ़ी योगदान है। पूरे चैप्टर आप कह सकते हो कोणों से ही मिलके बना है, ठीक है। तो निगमनिक तर्कण द्वारा गुणों को सिद्ध करोगे और कुछ कथनों को भी सिद्ध करोगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल चैप्टर है, तो मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। आप इधर पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पूरी बुक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आधारभूत पद और परिभाषाओं से, ठीक है। सबसे पहली बात रेखाखंड, ठीक है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। मतलब रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, अगर दो अंत बिंदु हो जाए ए बी तो इसे बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। आप इसे कैसे प्रदर्शित करोगे, ठीक है। ए बी ऐसे, ठीक है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखो आगे देखेंगे। नहीं, ये ऐसे रेखा को प्रदर्शित करते हैं, रेखाखंड को केवल ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ए बी का बार, ठीक है, एरो बन गया वो। अब देखो ये तो रेखाखंड हुई। इसके बाद देखते हैं किरण, ठीक है। क्या देखते हैं? किरण। किरण क्या होती है? जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, जिसका केवल क्या हो, एक अंत बिंदु हो, ठीक है। जैसे ये आपकी होगी किरण। इसे प्रदर्शित करोगे, अगर यहाँ पे बी है इसे प्रदर्शित करोगे ए बी ऊपर एरो, ठीक है। तो रेखा क्या हुई? जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, मतलब कुछ इस प्रकार की। एरो का मतलब चलती जा रही है, ठीक है, कोई अंत नहीं है, इसे बोलते हैं रेखा ए बी। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ए बी ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये रेखा हो गई। तो एक और बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये होगी आपकी रेखा, रेखाखंड, किरण, ठीक है। देखो गणित में तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस पूरी पुस्तक में एनसीईआरटी वालों ने कहा है कि हम ऐसे प्रदर्शित ना करके हम कहेंगे रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी, किरण ए बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लिखा है संकेतन का प्रयोग नहीं करेंगे तथा रेखा ए बी, किरण ए बी, रेखाखंड ए बी और उसकी लंबाई का एक ही संकेत ए बी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते, आगे लिखा है इन्होंने, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इनका कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई रेखा है, ठीक है, उसमें तीन बिंदु स्थित है, ठीक है। सही से बना देता हूँ जरा ना, थोड़ी बड़ी बन जाती, चलो कोई नहीं। तीन, ठीक है, पॉइंट्स हैं, तीन या तीन या ज़्यादा, ठीक है, कितने भी हो सकते, तीन से ज़्यादा, मान लो चार ले लेते हैं हम। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट है तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो असंरेख बिंदु, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे कह रहा है, याद कीजिए जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। आ गया कोण, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर में कोण ही मेन है, ठीक है, एंगल ही मेन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब एक बिंदु से, एक बिंदु से, ठीक है, दो किरणें निकलती है आपकी, ठीक है, एक दो, ठीक है।
तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है कोण। क्या बनता है आपका कोण। मान लो ये ओ था, ये ए था, ये बी, तो आपका एंगल बन गया, एंगल आप लिख सकते हो ए ओ बी। ठीक है, अब देखो इस कोण को गौर से देखो, ये जो दो किरणें हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम भुजाएं या आर्म। इधर देखो, भुजाएं या आर्म, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स या शीर्ष, ठीक है। उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने कहा कि आप पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कोणों जैसे न्यून कोण एक्यूट एंगल्स, सम कोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल और प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इतना जान चुके होंगे कि एक कोण कैसे बनता है, ठीक है। जब दो किरण आपकी एक ही बिंदु से निकलती है तो एक कोण बनता है, ठीक है। ये जो अंत बिंदु है ये आपका, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स, ठीक है। इधर लिखा आप देख सकते हो वर्टेक्स। तो अब बात करते हैं कोणों की, डिफरेंट टाइप्स के कोणों की, ठीक है। तो अगर आपका कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर आपका कोण 90 डिग्री का हो तो उसे बोलते हैं हम राइट एंगल या समकोण। अगर आपका कोण या एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, या अधिक कोण, ठीक है। अगर आपका जो कोण है वो 180 डिग्री का हो उसे बोलते हैं हम ऋजु एंगल, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यदि आपका कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। आप इनको याद कर लेना, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो आपके पास दो कोण है, ठीक है। अगर दो कोणों का योग आपका एक समकोण बनता है, मतलब 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको भी याद रख लेना अपने दिमाग में। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आसन्न कोणों की, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, देखो अगर आपका दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखो उभयनिष्ठ का मतलब था कॉमन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो इसका कहने का मतलब सबसे पहले बात एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है। देखो अब देखो ये वाला कोण है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके ये आपका एक कोण हो गया, देख रहे हो ये बना हुआ एक कोण, और एक इधर से लेके यही वाला, ठीक है, ठीक है, इधर से देखो ये वाला इसी में है सेम, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट बनाता, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप गौर से देखो तो इसमें एक भुजा कॉमन आ रही है जिसका नाम है बी डी, भुजा मतलब आर्म, ठीक है, या साइड जो कहना चाहो, ये दोनों कॉमन आ रही है इसमें बी डी, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी। तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है, ये आसन्न कोण का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया, बी, बी आपका क्या है उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, आप देखो बी ए या ए बी और बी सी आपके उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, कॉमन नहीं है ना। तो उभयनिष्ठ भुजाएं जो उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन आर्म है उसके विपरीत दिशा में स्थित हो, देख रहे हो, विपरीत दिशा में स्थित हो, लिखा है ना, विपरीत हो स्थित हो, मतलब एक इधर होनी चाहिए एक उधर। आई होप आप समझ गए होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो बीच में हो, उन दोनों कोणों के बीच में हो उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो कोण बन के आए, पहला हो गया आपका कोण ऐसे लिखते, ठीक है, एंगल ऐसे बनाते हैं, एंगल ए बी डी, और आपका बना है एंगल डी ये वाला बी सी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
चलो ऊपर ही चलते, चलो आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा। फिर एक बात और बतानी थी ना, यहाँ पे बता देंगे, वही सेम बात है, ठीक है। अब देखो ये भी आपका क्या है, एक आसन्न कोण है। इनमें कौन कौन से आसन्न कोण होंगे, एंगल ए बी डी, ये वाला ए बी डी ये वाला, ठीक है, और एंगल डी बी सी ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या आपस में आसन्न कोण है, ठीक है। ये दोनों के आपस में आसन्न कोण है, क्योंकि आपको पता है उभयनिष्ठ भुजा है, बी डी उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है। देखो ये आसन्न कोण तो है, लेकिन आसन्न कोणों के अतिरिक्त भी और कुछ है। इन्हें बोलते हैं हम कोणों का एक रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का एक रैखिक युग्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक रेखा और एक किरण है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। रैखिक कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये देखो आपकी एक रेखा है ए बी, इसे देखो रेखा ए बी है, नहीं है, चलो थोड़ा मोटा मार्कर कर लेते हैं। आपकी रेखा है ए बी और उसके ऊपर एक किरण है आपकी बी डी, ठीक है नहीं है। तो अगर आपकी एक रेखा और उसके ऊपर एक किरण हो तो उसे बोलते हैं हम कोणों का एक रैखिक युग्म, ठीक है। आसन्न कोण बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, ये देखो ये वाला और ये वाला आपस में आसन्न कोण होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ, चलो ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कुल मिला के ना, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो कोण लिया मैंने, वही सेम लिया वो, ठीक है। ये एंगल में ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। ये बी था, ये डी, ये ए, ये सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कोण ये बना, दूसरा वाला ये बना, एंगल ए बी डी, ठीक है, और एंगल ए बी सॉरी डी बी सी, डी बी सी, ये दोनों आपके क्या थे, एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण थे, ठीक है। तो अब मैं देखो, अब मैं ये एक टाइम के लिए ये हटा रहा हूँ, ये बी डी ना, ये मैंने हटाई। तो अब कौन सा एंगल मिला आपको, ए बी सी मिला, नहीं मिला, मिला ना आपको एंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैंने वीडियो वापस ले ली, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, आराम से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा एंगल आपका ये वाला, ये इन दोनों एंगल से मिलके बना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, उस लाइन वाले की, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये था अभी, उसमें भी आपका आसन्न कोण बना, ठीक है, ये ऐसे कुछ था, ये आपकी रेखा, किरण ए बी डी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका एक ये वाला और ये वाला एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, आपको पता है क्या है, ये आसन्न कोण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ए बी सी आपका क्या है, एक लाइन, रिजु कोण, याद आया कुछ, अभी ऊपर बताया था, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। तो रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपका एक अभिग्रहित है, कॉमन सेंस है ये, कोई अभिग्रहित का मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ अभिग्रहित प्रमेय और कंजेक्चर्स क्या होते हैं, पिछला चैप्टर देख लेना, ठीक है। तो उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक कॉमन डाउट आता है बच्चों का ना, तो उस डाउट को सॉल्व करते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है, तो इतना ही समझाना था। अब देखो कॉमन डाउट क्या है, देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा एंगल ए बी सी, ठीक है, और लिखा एंगल डी बी सी। अब लोग सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि ये भी तो हो सकता है कि क्या आसन्न कोण हो सकते हैं, नहीं होंगे ना आसन्न कोण, ये होंगे नहीं, क्यों ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि बी सी कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, और बिंदु भी आ रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, आ रहा है ना। लेकिन यहीं तो गड़बड़ करते हो भाई, उसमें जो आसन्न कोण होता है उसमें क्या होता है कि बीच में होना चाहिए, जो किरण है वो बीच में होनी चाहिए, और जो मतलब भुजा है ना आपकी उभयनिष्ठ भुजा, वो बीच में होनी चाहिए, देखो बीच में है ये, इसके विपरीत दिशा में होनी चाहिए,
ठीक है। अब इसके एक ही हो रहे हैं दोनों कोण, विपरीत दिशा में होने थे, मतलब एक कोण ऐसे होता तब चलो मानते हैं हाँ भाई ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन विपरीत दिशा में होने चाहिए, मतलब एक इधर होना था एक इधर होना था, यहाँ एक ही दिशा में दोनों कोण आ गए, ठीक है, एक ही कारण। और ये उभयनिष्ठ अंत बिंदु नहीं है, ठीक है, कि रेखा का तो कोई अंत बिंदु होता ही नहीं, ठीक है। अब क्या बताऊँ मैं आपको, रेखा का तो कोई अंत बिंदु होता ही नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे, बस एक कॉमन डॉट था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब अभिग्रहित पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझाना था, मैं आपको समझा चुका हूँ। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कैसे करती है, ठीक है। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, थोड़ा अच्छा खासा बना दो इसे, यही देख लो, चलो हम क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो रेखाओं ने इंटरसेक्ट किया, तो जो कोण बने, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये शीर्ष में है और अपोजिट साइड में है, तो इसे बोलते हैं इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ये वाले, ठीक है, ये दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे कौन सा बना आपका एंगल AOC, यहाँ पे बना आपका एंगल COB, यहाँ पे बना एंगल आप लिख सकते हो DOB, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल AOD, ठीक है। ये चार एंगल्स, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे जब आगे होगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो अब लिखा है आगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऊपर देख ली, ये रही प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अप्रतिच्छेदी रेखा है मतलब समांतर रेखा है, ठीक है, ये देख लो, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है और ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा है। मुझे लगता नहीं इसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि समांतर रेखाओं से हम बहुत अच्छी तरह डील कर चुके हैं यूक्लिड के चैप्टर में, ठीक है, ठीक है, उसकी हमने एक अभिधारणा पढ़ी थी, ठीक है। तो समांतर रेखाओं में जो ये समान दूरी रहती है और मेंटेन रहती है, और रेखाओं में प्रतिच्छेद हो जाती है, ठीक है। अब आगे लिखा है कोणों का युग्म, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ठीक है। कोणों का युग्म देखते हैं। देखो इसमें लिखा है अनुच्छेद 6.2 में आप कोणों के कुछ युग्म, जैसे पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म बता दिए सब, ठीक है, संपूरक, ये सब बता चुका हूँ अभी आपको, अभी बताया, ठीक है। अब याद है मैंने कहा था एक अभिग्रहित पढ़ेंगे, ठीक है, वही अभिग्रहित आने वाली है। अब देखो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था अगर रेखा पर बना आसन्न कोण हो तो उसका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही बात लिखी इन्होंने, ये देखो एंगल AOC है, ये एंगल COB है ये आपका, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB आपका क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा ये वाला, इज इक्वल टू एंगल AOB, और आपको पता है एंगल AOB एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहीं पे लिखा है वही बात, COB लिखो चाहे BOC एक ही बात होती, कोई समस्या नहीं होती, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम बुक की लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है। अब ये कह रहा है क्यों मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों, ठीक है, क्योंकि एक क्या है रेखा पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आ गई अभिग्रहित, ठीक है। अब अभिग्रहित कह रही है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बनने वाले दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो स्वयं सिद्ध कथन हुआ, तो सत्य है ये भी, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिग्रहित को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल प्रमेय को प्रूफ करना होता है। अभिग्रहित एक बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, सब जानते हैं भाई ये सत्य है। अभी मैंने आपको बता दिया, आप भी लगा सकते हो इतना अनुमान, तो एक लाइन है आपके पास, ठीक है, आपको पता है लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, उस पर आपने एक किरण खड़ी कर दी, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा ना। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आप आसन्न होते हैं, आसन्न क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पास एक उभयनिष्ठ अंतबिंदु, उभयनिष्ठ भुजा, और क्या चाहिए होता है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में आपके अउभयनिष्ठ भुजा है, नॉन कॉमन साइड्स, अनकॉमन वो है, ठीक है, अनकॉमन साइड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ, अउभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा कॉमन को बोलते हैं और अउभयनिष्ठ अनकॉमन, ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हो कॉमन नहीं है।
तो ये था अभिगृहित 6.1 जो कि काफ़ी सरल था। तो अगर आप 6.1 का विलोम लिखो, ठीक है, आपने इसका विलोम लिखा, मान लो आपने कहा कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, यहाँ पे देखो, तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, अर्थात अउभयनिष्ठ भुजाएं एक ही रेखा में स्थित है। देखो इसे गौर से देखो, इसमें अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी होंगी, अगर मैं इसे नाम दूँ ABCD, तो अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी होती है, जो उभयनिष्ठ भुजा BD के दोनों ओर होती है विपरीत दिशा में, तो ये AB और BC। अब वही बात की उसने, अउभयनिष्ठ भुजा एक ही रेखा पर स्थित होंगी, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है ये सही है, ठीक है, यूनिवर्सल क्या है, ये ट्रुथ है। तो ये भी आपका एक अभिग्रहित है, ठीक है, ये विलोम है उसका भले ही, लेकिन ये भी आपका क्या है, एक अभिग्रहित। यहाँ पे देख सकते हो अभिग्रहित 6.2, यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, ठीक है। अब इन दोनों अभिग्रहितों को मिलाकर बोलते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित, लीनियर पेयर एक्सियम्स, ठीक है, ये एक्सियम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, काफ़ी सरल था ये। मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं अभिग्रहितों का उपयोग करके और डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करके, या कुछ और प्रमेयों का उपयोग करके हम नई प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम उन्हें प्रूफ करेंगे इन्हीं दो अभिग्रहितों का उपयोग करके। ये अभिग्रहित कौन सी थी, रैखिक युग्म अभिग्रहित, ठीक है। तो आ जाओ प्रमेय 6.1। अब ये कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय है तो इसे प्रूफ करना होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो हम इसे नहीं देखते, हम सीधा अपनी ओर से करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। हम सीधा अपनी ओर से करने वाले हैं। आ जाओ, देखो हम इतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे, मैं केवल आपको इमेजिनेशन करवाऊँगा, ठीक है। आपको केवल इमेजिन करना है, इतनी अकल दे चुका हूँ मैं भी, ठीक है। चलो सही से बना देते रेखा, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ना, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये वाले और ये वाले आपस में इक्वल होते हैं। तो बात करें, ठीक है, तो अब देखो इन्हें नाम दे देते हैं। यदि आपकी AB, ये बिंदु O है बीच में, ये हो गया आपका CD, ठीक है, नाम दे दिया आपने इन्हें। देखो गौर से देखो कि AOB आपकी क्या एक रेखा है और उस पर किरण OC है, O से C तक है नहीं किरण। तो आप लिख सकते हो ये हो गया आपका एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOD, एंगल AOD, ठीक है। ये सारे एंगल्स लिख दिए मैंने उन्हीं के बीच में। तो आप लिख सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देखो, ये आपकी एक लाइन है, चलो कलर चेंज करते हैं। इसे देखो, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन पे आपका ये पूरा कोण है, ये एंगल AOC प्लस एंगल COB आपका 180 डिग्री। ये अभी ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इस वाली लाइन को देखो, कलर चेंज किया, इस वाली लाइन को, ये देखो, ये दोनों कोण आपके 180 डिग्री होंगे, एंगल AOC और एंगल AOD। वही करता हूँ मैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो दोनों इक्वल है तो बराबर बराबर, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर थे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो गौर से देखो, अब यहाँ पर कुछ महानुभाव करेंगे, ख़त्म मेरे जैसे ही, ठीक है, कर सकते बिल्कुल, लेकिन हम इन्हें काटेंगे, ज़रूर काटेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD मिल जाएगा। और आपको पता है COB क्या है, ये वाला, और AOD है ये वाला। इक्वल मिल गए नहीं मिल गए, ये दोनों, हाँ पहुँच गए हम, ठीक है। ये दोनों हमें इक्वल मिल गए, ठीक है। अब देखो हमने इन्हें काटा क्यों। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। हमने इन्हें काटा क्यों, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड की ज्यामिति कहती है, यूक्लिड की ज्यामिति का कौन सा अभिग्रहित था वो कह रहा था कि बराबरों में से बराबर को घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों बराबर थे, इसमें से अगर आप AOC दोनों तरफ से घटाओ तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, बराबर। अगर आपको याद हो अभिग्रहित 3 थी वो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से
एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ डी बराबर मिल गए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर मिल गए, ऐसे आप इन दोनों को भी बराबर प्रूफ कर सकते हो। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 5.2 का अभिग्रहित 3 था वो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपने ये इधर से इधर नहीं, चलो इन्होंने एओडी वाला लिया, इन्होंने एओसी और बीओडी को इक्वल दिखाया, हमने किसे दिखाया, हमने एओडी और सीओबी को, अरे बीओसी लिख दिया, सीओबी को इन्होंने नहीं, अच्छा इन्होंने दूसरे वालों को दिखाया, इन्होंने इस वाले को दिखाया, हमने उस वाले को दिखा दिया। तो चलो प्रूफ हो गया पूरा, ठीक है। तो आई होप आप प्रमेय 6.1 अच्छी तरह समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अभिग्रहित को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कॉमन नॉलेज होती है, वो आप हल्के से, बहुत मतलब ज्ञान है यार, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो देख के पता चल रहा ट्रूथ है, वो प्रूफ करने की ज़रूरत क्या उसे फिर, है नहीं। अब हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 1, 2 और उसके बाद तीसरा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न 6.1 अगली वीडियो में। तो उदाहरण 1 देखते हैं। तो उदाहरण 1 कह रहा है आपका, ठीक है, उदाहरण 1 कह रहा है आकृति 6.9 में पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सभी कोण ज्ञात करने हैं, आपको अनुपात दे रखा है, ये आपका एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ आर, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर जो लिखना चाहे, पहुँच गए, एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस जो लिखना चाहे, आपकी इच्छा, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है सभी एंगल से निकालो, आपको दे रखा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इनके बीच रेशियो दे रखा है आपको 5:7। देखो आप ये देख रहे हो, ये एक रेखा है, तो रेखिक युग्म पर बने आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो इतना तो पता ही है। तो आप इतना तो लिख सकते हो, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको, अगर आपको ये दोनों एंगल मिल गए तो ये वाला भी मिल जाएगा और ये वाला भी, ठीक है। देखो मान लो अगर आपके पास बुक नहीं होती तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं बुक मिटाना चाहूँगा, अच्छा भाई रबड़, ठीक है, बुक को मिटाता हूँ जरा। ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। बुक को गायब करते हैं जरा, बुक नहीं होती तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल गणित बताऊंगा, ठीक है। अगर आप बुक की तरीके से करो, अरे बुक तो परफेक्ट है, एनसीईआरटी तो बेहतरीन बुक है, सबसे बढ़िया बुक लगती है मुझे, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, हमें पता नहीं था कैसे करना। देखो हमें क्या दे रखा, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू बराबर 5:7। रेशियो का मतलब अपॉन में होता है, एंगल पी ओ आर ओ क्यू बराबर 5/7। यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल पी ओ आर बराबर 5/7, ये हो जाएगा आपका एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये आपका किस में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये तो मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो पी ओ आर इधर इसकी जगह ये रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, 5/7 एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और जब आप इसे जोड़ोगे तो कैसे होगा ये, देखो आसान है, देखो इसके अपॉन में 1 रख दो, और मैंने आपको बताया फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुना 7, इसकी इससे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो 5 एंगल आर ओ क्यू की जब 1 से होती है तो आपको मिलेगा 5 एंगल आर ओ क्यू प्लस जब 7 की एंगल आर ओ क्यू से होगी तो आपको मिलेगा 7 एंगल आर ओ क्यू और अपॉन में 7 मिलेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे योग। अब देखो ये 5 है और ये 7 है और दोनों एंगल आर ओ क्यू, मतलब 12 एंगल आर ओ क्यू अपॉन 7 इज इक्वल टू 180। तो और मिटाना पड़ेगा क्या, चलो और मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 आपका किस में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 12 आपका मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो आपको क्या मिलेगा 7/12 मल्टीप्लाई 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ये हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू। तो इसे कैंसिल करो, ये हो जाएगा आपका 12×1 = 12 बचा 6, 12×5 = 60, 15×6 = 90, 15×7 = 105 डिग्री, ठीक है। एंगल आर ओ को क्या मिल जाए, आर ओ क्यू क्या मिल जाएगा आपको 105 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आर ओ क्यू, ये हो गया 105 डिग्री। तो आपको पता ही है, अब आप यहाँ पे रखो इसे,
इसको इधर रखो तो आपको क्या मिलेगा, एंगल पी ओ आर प्लस 105 प्लस 180 डिग्री। तो 105 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपका एंगल पी ओ आर 75 है तो ये भी आपका 75 होगा एंगल एस ओ क्यू। अगर ये आपका 105 है तो ये भी आपका 105 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, बस इतना ही समझा सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, इन्होंने भी ऐसा ही किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण 2 व उदाहरण 3 हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसके साथ प्रश्नावली 6.1 में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, और अपना सुझाव भी देना जिससे मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकूँ।